हमें पार्टी देगा मेवरिक्स। देखो भाई, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देखो बेटा समझना कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। किसी भी काम, हमारे कोई भी काम करने के असूल होते हैं, उस असूल को फॉलो करना, उस असूल को देखना, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, उसको बोलते हैं। ठीक है बेटा, असूलों को फॉलो करना। ठीक है, जब हम कोई भी असूलों को फॉलो करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है बेटा, कोई डाउट? तो इसी चीज को देख के बिल्कुल ध्यान में रखना कि जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता है, इसकी जो बेसिक टर्म्स है वो पेपर में नहीं पूछी जाएंगी। जो पेपर में पूछा जाएगा सीधा मैं वहीं से कराना शुरू करता हूँ बेटा। सबसे पहला कि नेचर एंड फीचर क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का। सबसे पहला होता है यूनिवर्सल एप्लीकेबल। ये हर जगह अप्लाइड होता है, चाहे स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल हो, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है क्योंकि प्रिंसिपल है भाई। और इसमें एक प्रिंसिपल तो नहीं, 28-30 प्रिंसिपल है, तो हर जगह एप्लीकेबल होता है कहीं ना कहीं। ठीक है, अगला है जनरल गाइडलाइंस। एक जनरल गाइडलाइंस दी जाती है किसी भी काम को करने के लिए बेटा, कि इस दायरे में रह के ये काम करना है, ये आपकी जनरल गाइडलाइंस है। अगला फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, कि हमें प्रैक्टिस होती है, एक्सपेरिमेंट होता है किसी काम को करने के लिए, हमें कांस्टेंट क्या बोलता है, प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट की जरूरत हमें पड़ती है। यस सर, कुछ काम है क्या सर? अच्छा ठीक है, बैठ जाइए सर। फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, कि हम कांस्टेंट जब कोई काम करते हैं, ठीक है, तो हम उस कांस्टेंट तरीके से उस काम को फॉलो करते हैं कहीं ना कहीं। तो मैनेजमेंट यही बोलता है कि एक रातों रात कोई बच्चा, मैं बोलूं रातों रात तू पढ़ा लिखा बन जाएगा, नहीं नहीं भाई, टाइम लगता है भाई। यहाँ पर मेरे में और बाकियों में फर्क क्या होता है, जैसे कोई बच्चा एडमिशन होता है नया, मैं बोलता हूँ देखो कम से कम 6 महीने का टाइम लगेगा बच्चे को सुधरने में, मैं 1 महीने में नहीं सिखा सकता। सही तरीका है मेरा। पर कुछ लोग क्या बोलते हैं कि अगले महीने इंप्रूवमेंट दूंगी 100%, जिस चक्कर में क्या होता है, कंप्लेंट्स। मेरी बारी में क्या होता है, कंप्लेंट्स क्यों नहीं आती, क्योंकि आई यूज टू टेक अ टाइम। मैंने टाइम लिया उस चीज को, कि मुझे पता है ओवरनाइट कोई चीजें सही नहीं हो सकती। छोटी छोटी इंप्रूवमेंट ही इंसान को संतुष्ट करते हैं और हम भी होते हैं। आज तुम्हें इकोनॉमिक्स की नॉलेज है, बीएससी की नॉलेज है। क्यों? ओवरनाइट तो नहीं हुई ना। कितनी बार कोर्स कराया मैंने, पता है, उसकी वजह से हुई। तुमने सुना, उसकी वजह से हुई। अगला होता है फ्लेक्सिबल। जो हमारा बिजनेस मैनेजमेंट है वो क्या है, फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल क्या है, इट चेंज अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। हमें फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। मेनली बिहेवियर, जो प्रिंसिपल बने कैसे, बिहेवियर को देख के, ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर को देख के, नेचर को देख के हमने क्या करे, इस प्रिंसिपल मटेरियल्स को डिजाइन करा। और हर चीज के पीछे कारण होता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। जो भी प्रिंसिपल्स है उसके पीछे भी कारण है, वो क्यों बने, क्योंकि रीजन सी बात है कि बिना बिना किसी कारण के हम कोई प्रिंसिपल को अप्लाई नहीं कर सकते। अगला कॉन्टिंजेंट। कॉन्टिंजेंट क्या होता है, इट मे बी और मे नॉट बी। ये प्रिंसिपल यहाँ अप्लाई होता है और नहीं भी होता है। ये सिचुएशन होती है। ये कौन से प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, जो हम आगे भी पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, अब आगे चलते हैं बेटा, इस चैप्टर की थोड़ी सी फालतू की बकैती और करते हैं और शुरू करते हैं चैप्टर को, और भी थोड़ा शुरू करते हैं कि इसमें फालतू की बातें चलेंगी। अब इसके बारे में बताया गया है कि सिग्निफिकेंस नहीं पढ़ना, सिग्निफिकेंस खुद रीड कर लेना बेटा। सीधा आगे चलो, आएगा पर रीड आउट कर लेना, बेसिक चीजें हैं। मैं मेन चीज पढ़ा रहा हूं क्योंकि सिग्निफिकेंस वही चीज है जो इंपॉर्टेंस है, बट रीड कर लेना, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। चांसेस है एक क्वेश्चन आ जाए, चांसेस है 0.0001% चांसेस है एक क्वेश्चन आ जाए। ठीक है ना। अगला है बैकग्राउंड, क्या है, हिस्ट्री ऑफ फ्यूल की। फ्यूल पैदा हुआ था फ्रांस में 1841 में। इसको डिग्री मिली थी माइनिंग इंजीनियर की 1860 में। ये वर्क कर रहा था इंजीनियर, कहां पर, कोल माइनिंग कंपनी में। 1888 में इसको प्रोमोटेड किया गया मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ठीक है, एंड एट द टाइम ऑफ कंपनी वाज बैड सिचुएशन में थी, तो उसने एक्सेप्ट करा उस सिचुएशन को एंड मैनेजरियल टेक्निक सर, जो मैनेजरियल टेक्निक्स को देखा एंड ब्रिंग आउट करा कंपनी फ्रॉम द सिचुएशन, ही सक्सीडेड एंड ही सक्सीड करा। एंड 30 साल के बाद क्या हुआ, कंपनी एक लीडिंग कोस्टल कंपनी बन के बाहर है। क्यों? जब उन्होंने इस चीज को नोटिस करा। एक मिनट बेटा होल्ड करना, 2 मिनट में आ रहा हूं। आज
तुमने बात तो नहीं करी है ना भाई? हाँ, हेलो हेलो हेलो। हाँ हाँ, तो हमारा चल रहा था, फ्यूल चल रहा था। तो इसमें क्या थे, लीडिंग कोस्ट जो लीडिंग कोस्ट स्टील कंपनी थी, उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड के बाद उसने छोड़ा था। ठीक है भाई, आगे चलते हैं कि मेजर कंट्रीब्यूशन क्या था। फेयोस को ना फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के नाम से जाना जाता था, फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज ऑफ थॉट्स के नाम से। क्योंकि रीजन क्या था कि उन्होंने कुछ फॉलोइंग कंट्रीब्यूशन को देखा था। उन्होंने टेक्निकल स्किल और मैनेजर स्किल को टोटली अलग करके रख दिया था हाथों हाथ। ठीक है बेटा, फिर हम आगे चलते हैं बेटा। इसके कुछ 14 प्रिंसिपल है, उसको हम पढ़ेंगे बेटा। देखो बेटा, 14 प्रिंसिपल क्या है। सबसे पहला डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है, जब हम काम को डिवाइड कर देते हैं। डिवीजन का मतलब काम को डिवाइड कर देते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे चार बंदे चार अलग अलग काम कर रहे हैं। जब जब चार अलग अलग काम कर रहे होते हैं, तो वो ऋतुराज बेटा क्लास के अंदर चले जा, बाद में ले लूंगा फीस यार, इतनी फीस की कोई जल्दी नहीं है।
ठीक है बेटा। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है, काम को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरीके से, इस तरीके से डिवाइड करेंगे जिससे क्या होगा कि हर बंदा स्पेशलाइज रहेगा काम को लेकर, क्योंकि स्पेशलाइजेशन बहुत जरूरी है। फियोस इस चीज पे फोकस करता है, किसमें, डिवीजन ऑफ वर्क में बेटा, क्योंकि उसने देखा अगर हर बंदा एक काम करेगा, मैं इकोनॉमिक्स के टीचर, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, मैं बिजनेस स्टडीज पढ़ा रहा हूँ, पर मैं मैथ्स भी पढ़ाऊंगा तो क्वालिटी चली जाएगी, तो इसलिए दो सब्जेक्ट जो है उसी को लूंगा, उससे ज्यादा नहीं लूंगा, दैट इज नोन एज डिवीजन ऑफ वर्क। समझ आ गया बेटा। आगे हम चलते हैं, आगे हमारा जो है सेकंड पॉइंट है वो है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है बेटा, ध्यान रखना, एक कंपनी में अथॉरिटी है, मेरे को अथॉरिटी है कि यार मैं यहाँ पर किसी को डांट सकता हूँ, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो बैलेंस नहीं बनेगा। मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे सबसे काम पूरा करवाना है, बट टीचर टाइम पे नहीं आ रहे, उनको डांटने की अथॉरिटी नहीं है, तो क्या काम पूरा करवा पाऊंगा, नहीं करवा पाऊंगा। दोनों का बैलेंस होना चाहिए, किसके बीच में, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बेटा। समझ आ गया बेटा। अगला पॉइंट चलते हैं, डिसिप्लिन। देखो डिसिप्लिन मस्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, बिना डिसिप्लिन के हम उस काम को पूरा नहीं कर सकते। डिसिप्लिन मस्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए, कि बिना डिसिप्लिन के हम काम को पूरा नहीं कर सकते। फिर उसने इस चीज को भी नोटिस किया और बताया बेटा, ठीक है, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी होता है बेटा। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। एक टाइम में एक ही बंदा ऑर्डर देगा, अगर एक टाइम में 10 बंदे ऑर्डर दे रहे तो वो क्या हो जाएगा, कंफ्यूज। तो एक टाइम में अगर एक बंदा ऑर्डर देगा, एट अ वन टाइम वन बॉस विल गिव ऑर्डर टू द वन पर्सन, देन द वर्क विल बी डन। बट एक टाइम में 10 बंदे ऑर्डर देंगे तो क्या होगा, वर्क कंफ्यूज हो जाएगा, तो वर्क विल नॉट अकर। तो ये चीज किसने बोली थी, फ्योल ने नोटिस करी, और फ्योल ने बताया कि यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो करना है, ठीक है बेटा। अगला है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि इसमें हमें क्या करना है, एक टाइम में एक ही गोल को फोकस करना है, या तो मैं टीचिंग कर लूं, या तो मैं मैनेजमेंट देख लूं, या तो मैनेजमेंट देख लूं, या तो टीचिंग देख लूं, पर वो जो एक जो पर्टिकुलर टाइम है मुझे उसके अंदर ही काम करना है, दैट इज नोन एज यूनिटी ऑफ कमांड बेटा। एक टाइम में एक ही डायरेक्शन को फॉलो करना है, जिससे हम कंपनी के गोल को इजी तरीके से अचीव कर पाए बेटा। समझ आ गया बेटा। अगला होता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जब काम करते हैं ना, इंडिविजुअली हर बंदा अपने अपने गोल को अचीव करता है। जब इंडिविजुअल के सबके गोल अचीव हो जाते हैं तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इंडिविजुअल गोल कन्वर्ट इनटू जनरल गोल्स। समझ आ गया बेटा। जनरल गोल्स में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये जनरल गोल्स में कन्वर्ट हो जाता है। कोई डाउट बेटा। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन। एक बंदा काम कर रहा है, काम किस लिए कर रहा है, उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिले, कुछ सैलरी मिले, रेम्यूनरेशन मिले, दैट इज नोन एज रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन। समझ आ गया। फियोल्स ये बोलता है अगर बंदे को उसके अकॉर्डिंग टू द काम पैसे ना मिले तो वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होगा। जैसे मैं नहीं होता भाई कभी भी सेटिस्फाइड, मैं किसी कंपनी में सेटिस्फाइड नहीं होता। क्यों, कि जिस भी कंपनी में गया हमेशा कैलिबर के लेस पैसा मिला है, क्योंकि सिचुएशन से ऐसी रही, कभी नोटबंदी हो जाती है, कभी लॉकडाउन हो जाता है, कभी दंगे हो जाते हैं, तो इस चक्कर में ये सिचुएशन ऐसी होती है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं भाई। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। हम इस कंपनी में काम करते हैं, ये एक ही ब्रांच है, तो सारा हेड कौन संभालता है, जो हमारे अंदर सर संभालते हैं, दैट इज नोन एज सेंट्रलाइजेशन। पर यहाँ पर अगर 10 ब्रांच होती तो हर जगह सर 10 ब्रांच मैनेजर अपॉइंट करते, अपने अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट करते, दैट इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। समझ आ गया भाई। आगे चलते हैं भाई। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन में क्या होता है कि देखो आप जैसे अपनी बुक में डायग्राम में देख रहे होगे, एक बीच में बंदा होता है ए, और बाकी राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड से दो बंदे होते हैं। ठीक है, जब कभी लोअर लेवल को इस वाले लोअर से बात करनी है तो उसको घूम के जाना पड़ता था। ठीक है, बट होता क्या है हकीकत में कि ऐसा तो कोई पॉसिबल नहीं है लोअर को लोअर से बात की तो डायरेक्टली बात करे। तो यही चीज किसने फॉलो करी, स्केलर चेन में दिखाएगी कि अगर दो सेम अथॉरिटी के लोग बात करना चाहे तो दोनों सेम अथॉरिटी के लोग इजीली बात कर सकते हैं बिना किसी स्केलर चेन को फॉलो करे, दैट इज नोन एज गैंग प्लान। क्योंकि दो सेम अथॉरिटी के लोग बात कर सकते हैं किसके थ्रू, गैंग प्लान के थ्रू। समझ आ गया बेटा। जब पहले ऐसा नहीं था, अब ऐसा है जिसको बोलते हैं गैंग प्लान। पहले लोगों को पता नहीं था, परचेज मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर से बात करता नहीं था, पहले परचेज मैनेजर मालिक को बोलता था, फिर मालिक जाके सेल्स मैनेजर को बोलता था, पर अब दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर एक दूसरे से बात कर सकते हैं बेटा। समझ आ गया बेटा। आगे चलते हैं, हमारा पॉइंट है अगला पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है सामान किस सीक्वेंस में रखा है, कमान को हमने किस सीक्वेंस में रखा है, ऑर्डर ये चीज को दर्शाता है। इसका मतलब ये है बेसिक तरीके से, मैंने जाके किसी को बोला कि भैया एक काम कर, मेरे घर में जा, अलमारी पड़ी है राइट हैंड साइड में, थर्ड फ्लोर के अंदर, राइट हैंड साइड में उस अलमारी के अंदर में से सेकंड कॉलम में से दो बुक्स पड़ेंगे, उसको निकाल के लिया। मैंने ऑर्डर बताया। आप बिग बाजार जाते हो, मोड़ जाते हो, अलग अलग सेक्शन होता है, अलग अलग सामान होता है, उसको बोलते हैं ऑर्डर, कि काम करना बहुत आसान हो जाता है। दैट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर बेटा। समझ आ गया बेटा। आगे चलते हैं, इक्विटी का मतलब होता है हर चीज को बैलेंस में रखना। ठीक है, हम हर एम्प्लॉय को हर एक इंसान को इक्वल ट्रीटमेंट देंगे बेटा।
ठीक है, जिससे वो क्या हो काम को बहुत आसानी से कर सके बेटा। अंजलि बेटा तो ऑनलाइन क्लास ले रही है ना, फटाफट से रास्ते में आती है ऑफलाइन क्लास के लिए, जल्दी इकोनॉमिक्स के लिए बेटा, ठीक है बेटा, जल्दी आ बेटा। हाँ आगे चलते हैं बेटा। गुना बेटा क्लास में कौन कौन है मुझे बताएगा प्लीज। और अंजलि, नंदिनी, तेजस और तू, कौन मिसिंग है? अबे मैं भी तो हूं। हाँ ठीक है। अगला होता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब क्या होता है? स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब क्या होता है भाई? जब हम जैसे बार बार मुझे क्या कर रहा है, मुझे कभी इस क्लास से उस क्लास में फेंक देते हैं, कभी उस क्लास में बच्चे पढ़ाने के लिए चले जाते हैं, उस क्लास में चलाने से पढ़ाने के लिए भेज देते हैं, तो इससे क्या होता है, मेरी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो रही है। भाई मैं चाहता हूँ मैं जब पढ़ाने बैठूं ना, मुझे पढ़ाने दो, जब वो काम करने बैठूं वो काम करने दो, एक टाइम में एक काम करूंगा तो काम हमारा बहुत आसानी से हो जाएगा। दैट इज नोन एज, अब इसका ना उस वाले, हाँ तो इसका 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 मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब क्या होता है हमारा? स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। एम्प्लॉय की कंसिस्टेंसी अगर रहेगी तो एम्प्लॉय अपने काम को प्रॉपर तरीके से पूरा कर पाएगा। दैट इज नोन एज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर बेटा। अगला जो हमारा पॉइंट है, अगला जो हमारा पॉइंट है वो है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है बेटा? जब हम किसी काम को करते हैं तो हम इनिशिएट करते हैं। क्या करते हैं? इनिशिएट करते हैं कि यार ये काम ऐसा होगा, ये काम ऐसा होगा और ये काम ऐसा होगा। तो एक छोटे छोटा लेवल का एम्प्लॉय अगर क्या करे, बताए कि यार हाँ यार मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं, तो इनिशिएटिव लेवल बढ़ता है, इनिशिएट होता है। दैट इज नोन एज इनिशिएटिव। समझ आ गया बेटा? कोई डाउट है? इनिशिएटिव का मतलब छोटे लेवल के एम्प्लॉय भी क्या कर सके, सजेशन दे सके किसी काम को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है बेटा, कोई डाउट है? आगे हम चलते हैं, आगे हम चलते हैं अगले जो पॉइंट की तरफ, उसका नाम है हमारा एस्पिरिट डी क्रॉस। वी हैव टू वर्क टुगेदर सो दैट वी कैन एबल टू अचीव द गोल। हमें सबको मिलजुल के काम करना चाहिए जिससे हम काम को बहुत इजी तरीके से कर सके। इसी को हम क्या बोलते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। समझ आ गया बेटा सबको? बेटा समझ आ गया सबको? तो बेटा मेरी बात को समझना, आज हम इतना ही रखते हैं इस चैप्टर में, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम इस चीजों को कवर करेंगे। समझ आ गया बेटा? डिस्टर्बेंस हो रही है। ठीक है बेटा, समझ आ गया? बेटा मेरी बात सुनो बेटा, तेजस मेरी आवाज आ रही है?